हमेशा समझदारी से काम लेती हो, इसलिए माँ ज्यादा कुछ नहीं पूछेगी। जो तुम अपनी भाभी का अच्छे से ख्याल रखना और उन्हें सही सलामत वापस लेकर आना। जी माँ, समझ गया। मैं खुद को भले ही खो दूं, पर भाभी को कभी खुश नहीं होने दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र मत करो और आराम से बड़े मामा जी से मिलकर आओ। अच्छे से बैठ जाओ, हम चलते हैं। यही रोक दो, मैं यही उतरूंगी। भाभी, क्या आप अकेले जा पाएंगी या फिर मैं पहले आपके साथ बाजार घूम लेता हूँ और फिर वापस या गाँव में खबर दे आऊंगा? कोई जरूरत नहीं, तुम पहले जाकर खबर दे आओ और जल्द वापस आने की भी कोई जरूरत नहीं है। मामा के घर खबर देने के बाद थोड़ा आराम कर लेना, कोई बात नहीं। 1 घंटे बाद हम यही कस्बे के बाहर मिलेंगे। ठीक है, फिर भाभी आप अपना ध्यान रखना। कुछ काम हो तो यही मेरा इंतजार करना। किसी सुनसान जगह पर बिल्कुल मत जाना। समझ गई, अब जल्दी जाओ। चाचा जी, आपसे एक बात पूछनी थी। जमींदार छान की हवेली किस तरफ है? इस मुख्य सड़क से बाहर निकलकर पूरब की तरफ जाओ। नीले पत्थरों वाले रास्ते पर चलते रहो, सीधे आगे तक जाना। कस्बे के बिल्कुल पूरब में वही बड़ी सी हवेली है। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी। कस्बे के अमीर और रुतबे वाले परिवार पक्का इसी इलाके में रहते होंगे। वो सबसे अंदर वाली हवेली जिसकी दीवारें सबसे ऊंची है और जिसका दरवाजा सबसे शानदार है, 100% वही झांग परिवार का घर होगा। यहाँ बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। अच्छा रहेगा कि इन्हीं की जड़ों और टहनियों का इस्तेमाल करके हवेली के अंदर का हाल पता किया जाए। कस्बे के ये पेड़ पौधे घने जंगल वालों के मुकाबले बहुत कमजोर हैं। इनमें जमीन की ताकत कम है और रूहानी ऊर्जा भी ना के बराबर है। बस इतना ही महसूस होता है कि ये जिंदा है। इनसे बात करना तो बिल्कुल नामुमकिन है। ऐसा लगता है जैसे किसी भूखे बहरे इंसान से बात कर रहे हैं। मिल गया। हवेली के काफी अंदर एक और सूखा पौधा है जिसे सालों से बहुत देखभाल के साथ पाला गया है, इसलिए इसमें थोड़ी सी रूहानी ताकत आ गई है। ये ऑर्किड जिस जगह पर रखा है वो शायद जमींदार जहाँ पढ़ने का कमरा या फिर कोई खास कमरा होगा। हर दिन वहाँ लोग आते जाते हैं। कभी कोई अकेला बैठा होता है तो कभी 2-3 लोग जब धीमी आवाज में कोई रुकिया बात करते हैं। ये पक्का हो गया कि वो अक्सर इसी जगह पर रहता है। लेकिन अफसोस की ये जानकारी बहुत बिखरी हुई है और इससे जो भी पता चला है वो बहुत थोड़ा सा है। वो बस अपने आसपास की हलचल ही महसूस कर सकता है। आंगन के अंदर घुस नहीं सकते। पूरी बात साफ सुनाई नहीं दे रही। मुझे कोई ज्यादा फुर्तीला और ऐसा जासूस चाहिए जिस पर किसी की नजर न पड़े। गौरैया, इस तरह की चिड़िया बहुत आम होती है, छतों और दीवारों पर हर जगह मिल जाती है। कोई इस पर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं देता। ये पूरी साल हवेली के आसपास ही मंडराती रहती है और उन कोनों में घुस सकती है जहाँ इंसानों का पहुंचना नामुमकिन है। वो सब देख सकती है जो इंसान नहीं देख सकते। वो सब सुन सकती है जो इंसान नहीं सुन सकती। ये तो जैसे पैदाइशी जासूस है। तुम तो काफी निडर और समझदार लग रही है। मैं तुझे इन सबका मुखिया चुनता हूँ। तुम सब हमेशा से यही आसपास ही रहती हो ना? इस बड़ी हवेली के अंदर की बहुत सी बातें तुम लोगों ने जरूर देखी होंगी। चिड़ियों के देखने और सुनने की ताकत लोगों से कहीं ज्यादा तेज होती है। बस इन चंद बातों में ही उस पौधे की पूरे दिन की जानकारी से कहीं ज्यादा खबर मुझे। मेरा ये दांव बिल्कुल सही रहा। तो असल में पिछले कुछ दिनों में झांग परिवार एक बहुत बड़े बवाल में फंसा हुआ था। जमींदार झांग के बड़े बेटे शहर के जुए खाने में बहुत बड़ा कर्ज चढ़ा लिया था। इस बात को बहुत दबाकर रखा गया, इसलिए गांव में बहुत कम लोग ही ये बात जानते हैं। जमींदार झांग को इस नुकसान की भरपाई के लिए कर्ज चुकाने और लोगों को रिश्वत देने में सब मिलाकर काफी पैसा लुटाना पड़ा है। शहर में उस जुए खाने के पीछे बड़े लोगों का हाथ है। वो चाहे जितना भी ताकतवर हो, पर उनसे पंगा लेने की उसकी हिम्मत नहीं है। अपना इतना पैसा गंवाने के बाद अब वो गरीब जनता पर जुल्म ढा रहा है। आम लोगों से पैसा ऐंठ कर अपना खजाना भरना कितनी चालाकी से चाल चली है। गौरैया के कहने का मतलब है कि पिछवाड़े के कोने में एक सूखा कुआं है जिसे बंद कर दिया गया है। उस पर पत्थर की पट्टी और एक बड़ा पत्थर रखा है। वहाँ हर तरफ जंगली घास उगाई है। उसने अपनी आंखों से कुछ नौकरों को घास की 2 चटाइयां उठाकर ले जाते देखा। उन्होंने पत्थर हटाया और उन्हें कुएं में फेंक दिया। चटाई के बीच से जो बाहर दिख रहा था वो एक औरत का हाथ था। लोगों की जान की कोई परवाह ही नहीं। सिर्फ इतना ही नहीं, ये झांग परिवार वाले सूदखोरी का धंधा करते हैं। लोगों की जमीनों पर जबरन कब्जा करते हैं और जो लोग कर्ज नहीं चुका पाते उन्हें मजबूर करते हैं कि वे अपनी जवान बेटियों को कर्ज के बदले उन्हें सौंप दें। जो लड़कियां झांग परिवार के चंगुल में फंस जाती हैं, उनमें से कुछ को आगे बेच दिया जाता है और कुछ वहाँ से कभी वापस ही नहीं लौटी। इनकी तो तीनों पीढ़ियां सबके सब पापी हैं। ये झांग परिवार जड़ से ही पूरी तरह सड़ चुका है।
बेहद घिनौने लोग हैं। पर सिर्फ इतना जानने से कुछ नहीं होगा। हमें पक्के सबूत हासिल करने होंगे। उनके बही खाते, उनके सारे कागजात और उनके गुनाहों के बाकी सारे सबूत। अगर हमारे हाथ पक्के सबूत लग जाएं, तो हम उन्हें एक ही बार में जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तुम उन झांग बाप बेटे पर नजर रखो और पता लगाओ कि उन्होंने अपने जरूरी बही खाते और कागजात कहाँ छिपा कर रखे हैं। जैसे ही कुछ नया पता चले तो आकर मुझे बताना। ये मेरी महक है, तुम इसे अच्छी तरह याद रखना। अब जाओ, बस रोज की तरह ही काम करो। किसी का ध्यान अपनी तरफ मत खींचना। भाभी, इधर। मामा जी के घर पर मैंने सब कुछ अच्छे से बता दिया है। सब कुछ साफ साफ समझा दिया है। मामी जी तो मामा जी के खतरे से बाहर होने की खबर सुनकर वहीं रो पड़ी और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं उनकी तरफ से हमारे पूरे परिवार का शुक्रिया अदा करूं। बड़े भैया ने भी कहा है कि घर वो संभाल लेंगे, हम लोग बेफिक्र रहें, वो कोई भी गड़बड़ नहीं होने देंगे। चलो ये तो अच्छी बात है। भाभी, आप कस्बे में इतनी देर से घूम रही हैं, कैसा लगा आपको? कुछ काम का मिला या नहीं? मैंने बाजार का हाल देख लिया है, अब मुझे सब समझ आ गया है। चलो चले, पहले जियान दवाखाने चलते हैं। माँ को लेकर घर चलेंगे। माँ, आज मामा जी की तबीयत कैसी है? वो पहले से काफी बेहतर लग रहे हैं। वैद्य जी ने कहा है कि कल उनकी हड्डी जोड़ने का काम हो जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो 2-3 महीने के आराम के बाद वो अपने पैरों पर चलने लगेंगे। ये तो बहुत अच्छी खबर है। हाँ, एक और बात, वो हेछोड़ू की जड़ी बूटी भी बिक गई। बताओ भला कितने में बिकी होगी? कितने में? 18 लियांग में। जियान दवाखाने के मालिक ने जैसे ही उसका रंग रूप और उम्र देखी, उसी वक्त 18 लियांग दे दिए। मेरी उम्मीद से भी कई लियांग ज्यादा मिले हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब तो बड़े मामा के इलाज के खर्च की बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। हाँ, सच में इसने तो सचमुच हमारी बहुत बड़ी मुश्किल आसान कर दी है। देखा जाए तो हमें उस बड़े काले भालू का शुक्रिया अदा करना चाहिए। उसका दिया हुआ तोहफा बहुत काम आया। मुझे तो उसका खास शुक्रिया करना पड़ेगा। ठीक है, जब वो अगली बार आए तो आप उसके लिए ढेर सारा अच्छा खाना बना देना। वो तो मैं करूंगी ही। ठीक है माँ, अब गाड़ी में बैठो, हम घर चलते हैं। अर्जुन, इधर आओ। चलो अब हम अभ्यास शुरू करते हैं। आ रहा हूँ। भाभी, क्या मैं भी ब्रेड और पेस्ट्री बनाना सीख सकता हूँ? बिल्कुल, तुम्हें सीखना ही होगा। आगे चलकर जब ग्राहक पूछेंगे और तुम्हें खुद ही कुछ पता नहीं होगा तो तुम सामान कैसे बेचोगे? मैं अकेली सारा काम नहीं संभाल सकती। बाद में जब हमारा काम अच्छे से चलने लगेगा तो हमें और भी लोग काम पर रखने होंगे और नए ओवन लाने होंगे। आगे चलकर मुझे और भी कई काम करने होंगे। मैं हर दिन रसोई में रहकर पेस्ट्री नहीं बना सकती। तुम्हें ये सारा काम खुद अपने हाथों से करना सीखना पड़ेगा। भाभी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बहुत अच्छे से सीखूंगा। सादे छोटे ब्रेड बनाने के लिए सबसे पहला कदम है आटा गूंथना। अगर बुनियाद ही ठीक नहीं होगी तो बाद में चाहे जितनी भी मेहनत कर लो, सब बेकार ही जाएगा। 10 किलो आटे में 4 किलो 700 ग्राम पानी मिलाना। ठंड हो तो हल्का गर्म पानी लेना और गर्मी हो तो ठंडा पानी। खमीर को पहले ही पानी में घोल लेना और फिर उसे डालना। सीधे सूखे आटे में मत मिला देना। भाभी, आटा गूंथने का भी अपना एक तरीका होता है। मैंने पहले माँ को रोटियों का आटा गूंथते देखा था। वो तो बस आटे पर अपनी पूरी ताकत लगा देती थी। बिल्कुल इसका एक सही तरीका है। सिर्फ बाहों का जोर मत लगाओ, अपनी कमर की ताकत का भी इस्तेमाल करो। हथेलियों से आटे को पकड़कर आगे की तरफ धकेलो, फिर मोड़कर वापस लाओ और गूंथना जारी रखो। पूरी प्रक्रिया में एक ही दिशा में गूंथना है। इस तरह से गूंथने पर आटे में सही लचक आती है और बेक होने के बाद ब्रेड एकदम नरम और चबाने में बढ़िया लगती है। अभी ये जितना कड़क है, ये बस अभी गूंथा हुआ कच्चा आटा है। थोड़ा सख्त है। दबाने पर धीरे धीरे वापस आता है। जब ये सही से फूल जाएगा तो छूने में बिल्कुल अलग लगेगा। एकदम पत्थर जैसा, बिल्कुल माँ की बनाई बिना खमीर वाली रोटी के कच्चे आटे जैसा लग रहा है। जब ये फूल कर दोगुना हो जाएगा तब तुम इसे दबाकर देखना। दबाया हुआ हिस्सा धीरे धीरे आधा ही वापस आएगा। ना तो एकदम से बैठेगा और ना ही सख्त लगेगा। वही एकदम सही समय होगा। ऐसा नहीं हो सकता, आटा भी ऐसे बदल सकता है भला? तुम इस वाले हिस्से को छू कर देखो। सच में ये तो बिल्कुल अलग है। ये काफी ज्यादा नरम है। दबाने पर ये थोड़ा सा वापस भी आ रहा है, बिल्कुल धूप में रखी नरम रुई के जैसा। हाँ, बिल्कुल यही एहसास होना चाहिए। आगे से तुम खुद ही बनाना। सिर्फ घड़ी देखकर समय मत गिनना। मौसम ठंडा हो या गर्म, खमीर उठने में बहुत फर्क पड़ जाता है। हाथ से छूकर देखना ही सबसे सही रहता है। जब आटा अच्छे से फूल जाए
तो उसकी सारी हवा अच्छे से निकालनी पड़ती है, वरना बेक होने के बाद अंदर बड़े बड़े छेद रह जाएंगे और खाने में भी मजा नहीं आएगा। हवा निकालने के बाद इसकी एक बराबर छोटी लोइयां बना लेना, गोल करके एक बार फिर से फूलने के लिए छोड़ देना। उसके बाद ही भट्टी में डालना और भट्टी की आंच का भी तुम्हें अच्छे से ध्यान रखना होगा। अंदर हाथ डालकर आराम से 3 तक गिनना और फिर हाथ वापस खींच लेना। यही आंच बिल्कुल सही होती है। बहुत गर्म लगे तो थोड़ी देर रुक जाना, आंच कम लगे तो 2 कोयले डाल देना। आटा एक ही तरफ गूंदना है और भट्टी में 3 सांस तक गिनना है, मुझे याद रहेगा। भाभी, साग और अंडे का सूप तैयार है, चलो खाना खा लो। सब लोग चख कर देखो। मेरे हाथ का बना खाना पहली बार बनाया है। अभी हाथ अच्छे से बैठा नहीं है, कुछ थोड़े जल गए हैं, बाहर से थोड़े सख्त हैं, लेकिन अंदर से खाने लायक हैं। ठीक ही है, कम से कम आटा पूरा बर्बाद तो नहीं किया। बस तुम्हारी भाभी जितना नरम और फूला हुआ नहीं बना। खाने में थोड़ा सख्त लग रहा है, अंदर की फीलिंग थोड़ी कम है। बिल्कुल आखिर में जाकर, तब कहीं जाकर इसका स्वाद आ रहा है। खाया जा सकता है। पपड़ी को थोड़ा और खस्ता होना चाहिए। अंदर की भरावन में चीनी थोड़ी कम करनी होगी। मैं कल इसमें सुधार करूंगा। खैर छोड़ो, खाने पीने की इन चीजों के बारे में तुम आराम से खुद ही प्रयोग करती रहना। मैं तुम्हें एक जरूरी बात बताता हूँ। मैं आज दोपहर खेत में गया था और वहाँ घूम कर देखा, वे नए पौधे काफी तेजी से बढ़ गए हैं और काफी लंबे हो गए हैं। खासकर शकरकंद की बेलें अंदाजन 6 इंच के करीब लंबी होंगी। उनके पत्ते एकदम हरे और चमकदार हैं। उनका विकास बहुत ही बढ़िया हो रहा है। इतनी लंबाई में क्या हम बेलों को काटकर दूसरी जगह लगा सकते हैं या नहीं? मैं कल खेत जाकर उन्हें ध्यान से देखूंगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो हम गांव वालों को बुला सकते हैं ताकि वे आकर बेल वाले पौधे ले जाएं। पर इस मामले में हमें गांव के मुखिया से कहकर सबको खबर करवानी होगी। हमारी जिम्मेदारी सिर्फ पौधे बांटने की है। अब वे पौधे लें या ना लें और कैसे उगाएं, ये सब उनके परिवारों पर निर्भर करता है। इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, ताकि बाद में कोई हमें ताने ना मारे। उस वक्त मैं पौधे लगाने का तरीका और जरूरी बातें मुखिया जी को अच्छे से समझा दूंगा। बाकी सब इसी पर निर्भर करेगा कि हर परिवार कैसे उनकी देखभाल करता है। पहले तुमने कहा था कि एक मुख्य पौधे से बेल के कई सारे हिस्से उगाए जा सकते हैं। शुरुआत में मुझे तुम्हारी बात पर थोड़ा शक हुआ था, लेकिन अब खुद अपनी आंखों से इनकी बढ़त देखकर ऐसा लगता है कि मैंने जो आधी जिंदगी खेती की है, ये ज्वार और गेहूं से भी ज्यादा मजबूत है। अब गाँव वाले इसे उगाना चाहे या ना चाहे, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं। कम से कम तुम्हारे मायके वालों को तो इसे पहले लगाना ही चाहिए। इस साल सर्दियों में कम से कम भरपेट खाना तो मिलेगा। इस बीच मैं पेस्ट्री और मखमली फूलों के काम में इतनी व्यस्त रही कि सच में खेतों पर ध्यान ही नहीं दे पाई। दिन गिनकर देखा जाए तो शकरकंद लगाने का समय आ गया है। अगर और टाल मटोल की तो हम बुवाई का सबसे सही समय गंवा देंगे। तो क्या मेरे मायके वाले भाई भी कल दोपहर में आकर कुछ शकरकंद की बेलें ले जा सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मामा के परिवार के लिए तो हमें वैसे भी एक हिस्सा रखना ही था। भाभी, दोपहर को आपने मुझसे 2 भरोसेमंद लोग ढूंढने को कहा था। मैंने काफी सोचा और मुझे लगा कि दोनों ममेरे भाइयों को बुला लेना चाहिए ताकि वे हमारे साथ काम कर सकें। मुझे सिर्फ फुजी पर भरोसा था, लेकिन अगले महीने वो सेना में भर्ती होने जा रहा है, इसलिए उसे काम पर रखना ठीक नहीं होगा। बाकी लोगों में से ममेरे भाई ही हैं, जिन्हें हम अच्छे से जानते हैं। उनके स्वभाव और चरित्र के बारे में मुझे सब पता है। पर तुम्हारे मामा के 5 बेटे हैं, बड़े मामा के 3 और छोटे मामा के 2। अब किसे चुने और किसे नहीं? अगर एक को चुना तो बाकियों को बुरा लग सकता है। अगर बात सही से नहीं संभाली गई तो रिश्तों में खटास आ जाएगी। दोनों मामा के परिवारों को एक एक जगह दे देते हैं। अब किसे भेजना है ये वे लोग आपस में ही तय कर लें। ये तरीका बढ़िया है ताकि हम बीच में न फंसे, दोनों तरफ से मुसीबत न हो। फिक्र मत करो, एक बार खाने पीने का काम चल जाए, ठेला लगाने और गांव गांव घूमने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। बाकी चचेरे भाई जो नहीं आए, बिक्री के हिसाब से कमीशन लेंगे। जो ज्यादा काम करेगा वो ज्यादा कमाएगा, किसी का नुकसान नहीं होगा। ये भी ठीक है। मंझले भैया, तुम कल मामा के घर जाने वाले हो तो लगे हाथ है दीदी को भी साथ ले आना। मुझे अपने फूल बनाने के काम के लिए एक भरोसेमंद इंसान की जरूरत है जो हाथ बटा सके। अभी पूरा ध्यान लगाकर फूल बनाने वाली सिर्फ मैं ही हूँ। माँ को घर संभालना होता है और खेतों का काम भी देखना होता है। भाभी तो और भी ज्यादा व्यस्त रहती हैं, उन्हें बिल्कुल भी फुर्सत नहीं मिलती। दीदी 17 साल की हो गई हैं, उनके लिए रिश्ता भी देखा जा रहा है। अगर वो कोई हुनर सीख लेंगी तो अपनी शादी के लिए कुछ पैसे जोड़ पाएंगी। शादी के बाद ससुराल में उनका सिर ऊंचा रहेगा। तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? मैंने पहले ही कहा था कि तुम लोग अपने अपने काम के खुद मालिक हो। जब कोई फैसला ना ले पाओ तभी मेरे पास सलाह लेने आना। इन छोटी बातों के लिए
तुम लोग खुद जो सही लगे वो कर लिया करो। हर बात मुझसे पूछने की जरूरत नहीं है। मैं समझ गया भाभी, तो मैं कल सुबह जल्दी निकल जाऊंगा। उन्हें लेने के लिए और काम के बारे में भी बात कर लूंगा और उन्हें पौधे ले जाने के लिए कह दूंगा। सब एक साथ ही निपटा लेना। थोड़ा जल्दी निकल जाना, देर मत करना। दोपहर में बेलों के पौधे बांटने का काम है। फिक्र मत करो भाभी, पक्का सब ठीक से कर दूंगा। अब सबने सही से सोचना शुरू कर दिया है और सब मेहनत से अपनी जिंदगी संवार रहे हैं। ये देखकर बहुत अच्छा लगता है। माँ, भाभी, मैं जा रहा हूँ। रास्ते में गाड़ी आराम से चलाना। वांगजिया गांव पहुंचकर अच्छे से अपने मामा मामी से बात करना। कोई लापरवाही मत करना। समझ गया माँ? उन्हें साथ लेकर मैं तुरंत वापस निकल जाऊंगा। दोपहर के काम में कोई देरी नहीं होगी।